एक छोटे से गांव नयनपुर में आलोक नाम का एक मेहनती युवक रहता था। उसके माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया था, जिससे वह बिल्कुल अकेला पड़ गया था। उसके पास न कोई सहारा था और न ही कोई जमीन जायदाद। वह एक छोटी सी झोपड़ी में जीवन यापन करता था। गांव के मुखिया गोपाल दास एक अत्यंत दयालु व्यक्ति थे। उन्होंने आलोक की दयनीय स्थिति पर तरस खाया और उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। रहने के लिए उन्होंने आलोक को एक अलग झोपड़ी भी दे दी। समय बीतता गया और आलोक बड़ा हो गया। वह आज भी मुखिया के यहाँ ही काम करता था और मुखिया को उस पर बहुत विश्वास था। आलोक, अब तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारी उम्र हो गई है। जब तुम्हारी पत्नी आएगी तो वह तुम्हारा आधा काम संभाल लेगी, घर संभालेगी और तुम्हारे खाने पीने का भी इंतजाम हो जाएगा। मेरी भी अब उम्र हो चली है। पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी मेरे सामने हो जाए ताकि मैं तुम्हारे लिए निश्चिंत हो सकूं। अरे मुखिया जी, ऐसी बातें क्यों करते हैं? आपको मेरी उम्र भी लग जाए, आपके सिवा मेरा और कौन है यहाँ? आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बचपन से लेकर आज तक आपने ही मुझे माता पिता दोनों का प्यार दिया है। आपका ये उपकार मैं कभी नहीं चुका सकता। उपकार की बातें छोड़ो आलोक, बताओ, शादी करोगे? लड़की मैं ही देखूं या तुमने किसी को पसंद कर रखा है? नहीं मुखिया जी, मेरी नजर में कोई लड़की नहीं है। आपको जैसा ठीक लगे आप वही कीजिए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हैं। आप जो भी निर्णय लेंगे वह उचित होगा और मेरे भले के लिए ही होगा। अब आप ही मेरे पिता समान हैं। ठीक है भाई, मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की है। और हां, तुम शादी के खर्चे की चिंता बिल्कुल मत करना, वह जिम्मेदारी मेरी हुई। आखिर पिता का दर्जा दिया है तो मेरी बात भी माननी पड़ेगी। जी मालिक, जैसा आपको ठीक लगे। मुखिया जी का एक बेटा भी था, विवेक, जो यह सारी बातें सुन रहा था। वह गुस्से से अपने पिताजी के पास जाकर बोला, पिताजी, यह आप क्या कह रहे हैं? आपको क्या जरूरत है आलोक की शादी का खर्च उठाने की? यह मत भूलिए कि वह हमारा नौकर है। नौकर से इतना लगाव ठीक नहीं है। ऐसे तो वह सिर पर चढ़ जाएगा। आज आप उसकी शादी के लिए पैसा देंगे तो उसे आदत लग जाएगी। जबान संभाल के बात करो विवेक। वह मेरा नौकर नहीं, मेरे बेटे की तरह है और यह मेरी संपत्ति है। मैं जो चाहूं वह करूंगा। तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और यह मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूं। पिताजी, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं आपका बेटा हूं, वह फटीचर आलोक नहीं। आप मेरी तुलना उसके साथ कर रहे हैं। मेरे सामने उसकी क्या औकात है? अपने और पराये की बात तो तुम करो ही मत। मुझे अच्छे से पता है कौन अपना है और कौन पराया। पहले जब मैं बहुत बीमार था तब कहां गया था तुम्हारा अपनापन? तब आलोक ने मेरी कितनी सेवा की, दिन रात मेरी सेवा में लगा रहा। आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ उसकी वजह से। तुमने तो मेरी एक बार भी खबर नहीं ली। तुम अपने नशे में धुत पड़े रहते थे। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? बोलो, और यहां आकर मुझे अपने पराये का भाषण दे रहे हो। चले जाओ यहां से। लगता है उसने आप पर कोई जादू टोना कर दिया है, इसीलिए आप अपने बेटे से ज्यादा उस 2 कौड़ी के नौकर की तरफदारी कर रहे हो। अभी एक काम करो, सारा हिसाब किताब मुझे दे दो, नहीं तो आप इसी तरह से सब पैसे लुटा दोगे और मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। तुम्हारे हाथ में हिसाब किताब देकर मुझे अपना नाम खराब नहीं करना है। मैंने पैसे बहुत मेहनत से कमाए हैं। अगर तुम्हें हिसाब किताब चाहिए तो उस लायक बनकर आओ। काश तुम्हारी जगह भगवान मुझे आलोक जैसा बेटा दिया होता। विवेक गुस्से से वहां से चला जाता है। इस फटीचर आलोक का कुछ करना पड़ेगा। यह 2 टके का नौकर मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। यह अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगा। वक्त आने पर दोनों को सबक सिखाऊंगा। थोड़े ही समय बाद मुखिया आलोक की शादी सीमा से करवा देते हैं, जिससे आलोक की जिंदगी और बेहतर हो जाती है। सचमुच सीमा, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। मालिक मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। ये बात तुम भी हमेशा याद रखना। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। गोपाल दास चाचा दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन विवेक मुखिया गोपाल दास से कहता है, सुनिए पिताजी, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। तुम्हें इतने सारे पैसे किस लिए चाहिए? वह मैं आपको नहीं बता सकता, बस मुझे पैसे दे दीजिए। समझ गया। अपने नशे की लत और जुआ खेलने के लिए तुम्हें पैसे चाहिए।
अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। मैंने आपसे रुपए मांगे हैं, ज्ञान नहीं। मेरी जो मर्जी होगी मैं वह करूंगा। आप अपनी सलाह अपने पास ही रखिए और मुझे बस पैसे दे दीजिए। बदतमीज, अपने पिता से कैसे बात करते हैं? अगर किसी अच्छे काम के लिए मांगते तो मैं तुम्हें पैसे दे भी देता, लेकिन अब मैं फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। निकल जा मेरी नजरों के सामने से। वाह, मेरे लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और उस फटीचर की शादी पर उड़ाने के लिए तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। ये आप बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। एक बार और सोच लीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बदतमीज, अपने बाप को धमकी देता है। और कौन से पैसे? तुमने आज तक कभी फूटी कौड़ी नहीं कमाई। बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें किसी बात की कोई कमी नहीं होने दी। निकल जा यहां से। विवेक गुस्से से चला जाता है। आलोक मुखिया जी को परेशान देखकर पूछता है, क्या हुआ मालिक, आप बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं, विवेक ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। दिन ब दिन वह बिगड़ता जा रहा है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। अगले दिन तिजोरी में से 1 लाख रुपये चोरी हो जाते हैं। मुखिया अपने सारे आदमियों से पूछताछ करते हैं, लेकिन उन पैसों का कोई पता नहीं चलता। तभी मुखिया का बेटा विवेक वहां आकर बोलता है। क्या बात है पिताजी, आप बहुत परेशान लग रहे हो। मुखिया का एक आदमी बताता है, छोटे मालिक की तिजोरी से 1 लाख चोरी हो गए हैं। चोर का कुछ पता नहीं चल रहा। अच्छा तो ये बात है, चोर और कौन होगा? आलोक ही होगा। ये तुम क्या कह रहे हो विवेक? मुझे आलोक पर पूरा भरोसा है। वह कभी ऐसा नहीं कर सकता। उस पर भरोसा करके आपने गलती की है। चोरी उसी ने की है। तभी आलोक वहां आ जाता है। एक तो चोरी की है तुमने और ऊपर से हिम्मत तो देखो इसकी, मुंह उठाकर चला आया। मालिक, ये छोटे मालिक क्या कह रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चोरी और मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता। तभी आलोक के जेब से लॉकर की चाबी नीचे गिरती है, जो असल में विवेक ने ही उसकी जेब में चालाकी से डाली होती है। देखा पिताजी आपने, आप जिसे अपना बेटा कह रहे थे वो तो चोर निकला। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि एक नौकर पे इतना भरोसा करना ठीक नहीं है। तब आपने मेरी एक नहीं सुनी। आलोक, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगे। मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह समझा और तुमने ये ऐसी हरकत की। मालिक, मैंने चोरी नहीं की है। मुझे फंसाया जा रहा है। देखो तो इसका भोलापन, इसकी जेब से लॉकर की चाबी निकली, फिर भी कह रहा है मैंने चोरी नहीं की। पिताजी इसको अभी नौकरी से निकाल दो, वरना ये और चोरी करेगा। विवेक के बातों में आकर गोपाल दास ने आलोक को ना चाहते हुए भी नौकरी से निकाल दिया। आलोक घर पर आया और सीमा को सारी बात बताई। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते। आप बिल्कुल भी उदास मत होइए, भगवान सब ठीक कर देंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और रामू नाम का आदमी शहर से गांव वापस आया, जो कि गोपाल दास के यहाँ ही काम करता था। उसे ही पता था कि तिजोरी की चाबी विवेक ने ही चोरी की है। चाबी लेते वक्त उसने विवेक को देख लिया था। अगली सुबह रामू अपने काम पर गया। तभी उसने देखा कि गोपाल दास बहुत दुखी था, तो उसने उनसे पूछा, क्या हुआ मालिक, आप इतने उदास क्यों हैं? तो गोपाल दास ने रामू को पूरी बात बताई। रामू ने गोपाल दास को सारी सच्चाई बताई कि चोरी आलोक ने नहीं विवेक ने की है। अब सच सबके सामने आ चुका था। गोपाल दास ने तुरंत आलोक को बुलाया और सब सच बताया। गोपाल दास ने विवेक को बहुत डांटा और घर से निकल जाने से कहा। पिताजी मुझे माफ कीजिए, मैं आइंदा ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा। गोपाल दास ने उसकी एक न मानी। मालिक, विवेक को उसके किए पर पछतावा है। कृपया उसको क्षमा कीजिए। आलोक ने गोपाल दास को बहुत समझाया। ठीक है आलोक, मैं तुम्हारे कहने पर विवेक को माफ कर देता हूँ। पिताजी मैं आज से सारे बुरे काम छोड़ देता हूँ और आपकी सारी बातें मानूंगा। आज से आपको एक नया विवेक देखने को मिलेगा। सारे लोग खुश हो जाते हैं। गोपाल दास आलोक को फिर से काम पर रख लेता है और वो खुशी से रहने लगते हैं।